हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल रीगल। आज का ये वीडियो फैमिली लॉ सब्जेक्ट सीरीज का दूसरा वीडियो है। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ क्या होते हैं और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे कंटेंट का अपडेट हाथ के हाथ मिलता रहे। ऑल्सो अगर आप इस टॉपिक के या फिर किसी भी और टॉपिक के नोट्स चाहते हो तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके नोट्स मांग सकते हो। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। जब मैंने सोर्सेज पढ़ाए थे पिछले वीडियो के अंदर, मैंने डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज पढ़ाई थी एंशिएंट सोर्सेज के अंदर। जो डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज लिखी जब थर्ड सोर्स ऑफ हिंदू लॉ के अंडर, तो बहुत लोगों ने डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज लिखी, पर लेकिन उन सारी के सारी डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज से दो मेजर हिंदू लॉ के स्कूल्स निकल के आए। स्कूल ऑफ थॉट्स कह सकते हैं, मिताक्षरा एंड दयाभाग। ये दो स्कूल्स ऐसे थे जो कि सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंस इंडिया के अंदर दिखा पाए। तो इनका डिफरेंस पढ़ते पढ़ते हम ये भी पढ़ेंगे कि इन स्कूल्स का बेसिक मोटिव क्या है। अभी हम ये बता देती हूँ मैं कि इन दोनों स्कूल्स का जो बेसिक डिफरेंस था वो था बेस्ड ऑन सपेंडाज, कि अगर सपेंडाज एंड इनहेरिटेंस, कि किन लोगों को हम इनहेरिटेंस देंगे प्रॉपर्टी में, किन लोगों को हम इनहेरिटेंस नहीं दे सकते हैं प्रॉपर्टी में, या फिर इनहेरिटेंस के रूल्स क्या होंगे, फादर के राइट्स क्या हैं, सन्स के राइट्स क्या हैं, डॉटर्स के राइट्स क्या हैं। बेसिक जो डिफरेंस था वो ये था इन दोनों स्कूल्स के अंदर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन है ऑथर। मिताक्षरा को लिखा था विजननेश्वरा ने, या फिर इसे विज्ञानेश्वरा भी बोलते हैं। विजननेश्वरा ने लिखा था एक कमेंट्री से जिसका नाम था यज्ञवल्क्य। यज्ञवल्क्य नाम की कमेंट्री से विजननेश्वरा ने मिताक्षरा स्कूल डेवलप किया था। ऑन द अदर हैंड, जब हम दयाभाग स्कूल की बात करते हैं तो वो जिमुतवाहना ने लिखा था और डाइजेस्ट्स के फॉर्म में लिखा था। तो ऑथर्स की अगर हम बात करें तो बेसिक पहला डिफरेंस ये है कि मिताक्षरा को विजननेश्वरा ने लिखा था और दयाभाग को जिमुतवाहना ने लिखा था। अगला डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं नेचर। इन दोनों स्कूल्स का नेचर क्या था। जो हमारा मिताक्षरा स्कूल है वो थोड़ा सा 1 सेंचुरी ओल्ड है एज कम्पेयर टू दयाभाग स्कूल। ये 11th सेंचुरी का है और ये 12th सेंचुरी का है। तो जब हम मिताक्षरा की बात करते हैं ये थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स है। क्यों ऑर्थोडॉक्स है वो आपको बाकी पॉइंट्स में पता लगेगा, पर लेकिन ऑर्थोडॉक्स है, थोड़ी पुरानी सोच रखता है ये स्कूल। वेयर एज जो दयाभगा है उसको रिफॉर्मिस्ट स्कूल कहते हैं। इन्होंने एक नई सोच लेकर आया हमारे इंडिया के अंदर लॉ से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड। तो दयाभाग स्कूल जो है वो रिफॉर्मिस्ट है और मिताक्षरा जो है वो ऑर्थोडॉक्स स्कूल कहलाता है। एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं कि कौन सा स्कूल कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल था इंडिया के किस पार्ट में, तो जो मिताक्षरा स्कूल है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट इंडिया में फॉलो होता था। ऑलमोस्ट कंप्लीट इंडिया, ऑलमोस्ट एक्सेप्ट पार्ट्स ऑफ बंगाल, असम एंड गुजरात, जिनके अंदर दयाभाग स्कूल अप्लाई होता था। तो बेसिक डिफरेंस ये 3 थे एकदम बेसिक डिफरेंसेस, जो कि हम कह सकते हैं नाम के बेसिस पे किसने लिखी, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि उनका नेचर क्या क्या था, और तीसरी चीज़ क्या होगी कि वो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो अब हम एक ऐसे डिफरेंस की बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है इन दोनों स्कूल्स के अंदर, सपिंडा। इस वर्ड को अगर हम ब्रेक करें, स एंड पिंडा। स का मतलब क्या हुआ, एक साथ या एक जैसे, और पिंड का मतलब क्या हुआ, जो कि बेसिकली उसका सोल या उसका ब्लड कुछ भी मान सकते हो, वो हो गया पिंड। तो ऐसे लोग जिनका पिंड एक जैसा है वो लोग होते हैं सपिंडा। तो मिताक्षरा जो स्कूल था वो ऑर्थोडॉक्स था, मैंने आपको बताया। तो ऑर्थोडॉक्स को सपिंडा से हम कैसे रिलेट करेंगे। मिताक्षरा स्कूल ने बेसिकली ये बोला, सबसे पहले तो सपिंडा का मतलब क्या बताया मिताक्षरा स्कूल ने, द वन दैट हैज़ द सेम बॉडी। जो इसका लिटरल मीनिंग है वही मिताक्षरा ने बोला कि जिनका बॉडी सिमिलर है वो होंगे सपिंडा। बॉडी से यहाँ पे मतलब बेसिकली ब्लड रिलेटिव्स से है, जो भी ब्लड रिलेटिव्स होंगे वो होंगे सपिंडा।
अब इसके आगे इन्होंने क्या बोला कि सपिंडास के अंदर अलाउड कौन है। पहले तो इन्होंने बोला कि ब्लड रिलेटिव्स सपिंडा होंगे, फिर उन्होंने बोला ओनली एग्नेट्स आर इंक्लूडेड। अब एग्नेट्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी सारे इंसान एक फैमिली के अंदर एक मेल ह्यूमन बीइंग से डिसेंडेंट्स हैं, मेल ह्यूमन बीइंग के डिसेंडेंट्स हैं, और डिसेंडेंट्स भी मेल होने चाहिए, मतलब कि एक मेल ह्यूमन बीइंग के मेल डिसेंडेंट्स एग्नेट्स कहलाते हैं। तो बेसिकली इसलिए ये स्कूल ऑर्थोडॉक्स था कि इन्होंने वैसे तो सपिंडा को बोला कि ब्लड रिलेशंस, पर फिर उन्होंने बोला कि इस सपिंडा के अंदर ओनली मेल्स आर अलाउड। तो जब यहाँ पे जैसे ही इन्होंने बोल दिया मेल्स, हमें ये पता लग गया कि जो मिताक्षरा स्कूल था वो स्ट्रिक्टली पैट्रियार्कल नॉर्म्स पे बना हुआ था, कि जो भी प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस की बात हो रही है या कुछ भी रिलेटेड बात होगी वो हम मेल डोमिनेटेड बात करेंगे, पैट्रियार्कल बात करेंगे। इसलिए ये स्कूल ऑर्थोडॉक्स था। अब हम अगला जो दया भाग के अंदर सपिंडा का मतलब पढ़ते हैं कि वन दैट कैन ऑफर पिंड। जो ह्यूमन बीइंग किसी इंसान का पिंड देने के लिए अलाउड है वो ह्यूमन बीइंग सपिंडा कहलाएगा दया भाग के अंदर। पिंड होता क्या है, जब भी कोई इंसान मर जाता है तो हिंदू रिचुअल्स में एक रिचुअल होता है पिंडदान। तो वो काम करने की पावर जिस इंसान के पास है वो इंसान कहलाएगा सपिंडा दया भाग स्कूल में। तो बेसिकली इन्होंने ये पॉइंट कह के क्या बोला, बोथ कॉग्नेट्स एंड एग्नेट्स आर अलाउड। एग्नेट्स का मतलब मैंने क्या बताया, जब एक मेल ह्यूमन बीइंग के लीनियर डिसेंडेंट मेल डिसेंडेंट्स जो होते हैं वो होते हैं एग्नेट्स, और कॉग्नेट्स में क्या होते हैं, एक फीमेल ह्यूमन बीइंग के फीमेल जो डिसेंडेंट्स होते हैं वो होते हैं कॉग्नेट्स। तो यहाँ पे पिंड के लिए उन्होंने क्या बोला सपिंडा के लिए, कि जो भी इंसान पिंड दान कर सकता है किसी ह्यूमन बीइंग का, वो इंसान उस इंसान को हम सपिंडा कहेंगे। तो इन्होंने कोई भी जेंडर बेस्ड डिफ्रेंसिएशन नहीं किया, वेर एज मिताक्षरा में बहुत स्ट्रिक्ट जेंडर बेस्ड डिफ्रेंसिएशन था। इनको इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो लड़का उस इंसान से कितना दूर का रिलेटेड है, कोई बहुत दूर का कज़न हो तो भी उसको मतलब उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा एज कम्पेयर टू उस बंदे की खुद की बेटी से। मतलब इसके अंदर बहुत ज़्यादा जेंडर बायसनेस थी, और इसीलिए इसे ऑर्थोडॉक्स कहा जाता था, और इसीलिए इस स्कूल को रेफॉर्मिस्ट कहा जाता था। अगला डिफरेंस पढ़ते हैं, अकॉर्डेंस ऑफ राइट्स इन प्रॉपर्टी, कि किन बेसिस पे राइट्स मिलते हैं प्रॉपर्टी के अंदर। मिताक्षरा स्कूल के अंदर बाय बर्थ, हमारे हिंदू जो लोग हैं, जो फैमिलीज हैं, उनके अंदर क्या होता है कि एक इंसान जैसे ही पैदा होता है उसको राइट्स मिल जाते हैं उसके फादर की या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, तो बाय बर्थ इसमें कौन सा रूल अप्लाई होता है, रूल ऑफ सर्वाइवरशिप, कि जो भी उस फैमिली में जिंदा है उसको एक हिस्सा मिलेगा। हिस्सा लेकिन किनको मिलेगा, सपिंडास को, जो कि केवल मेल है। और इसीलिए ये ऑर्थोडॉक्स है कि इन्होंने बोल दिया कि जो भी मेल मेंबर्स जिंदा रहेंगे उन सब के सब मेल मेंबर्स को पैदा होते के साथ ही एक वेस्टेड इंटरेस्ट मिल गया था इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, वेयर एज दया भागा में जो अकॉर्डेंस ऑफ प्रॉपर्टी थी वो बाय डेथ थी। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं सपिंडा के मीनिंग से। सपिंडा जो ऑफर करता है उस इंसान को राइट्स मिलते हैं, और पिंड ऑफर कब होता है, जब जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो मरता है। ठीक है, तो जब भी प्रॉपर्टी का ओनर या फादर या ग्रैंडफादर की डेथ होती है तब दया भाग स्कूल के अंदर प्रॉपर्टी में राइट्स मिलते हैं। और इसीलिए इसके अंदर जो रूल जो चलता है वो है रूल ऑफ सक्सेशन का, कि जैसे जैसे इंसान, मतलब अगर किसी के ग्रैंडफादर की डेथ हुई तो राइट्स फादर के पास आएंगे, फादर की डेथ हुई तो राइट्स उस इंसान के पास आएंगे, उसकी डेथ हुई तो उसके बाद उसके राइट्स, प्रॉपर्टी के राइट्स उसके बेटे के पास जाएंगे या फिर बेटी के पास जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर पिंड दोनों लोग दे सकते थे। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो। अगला पॉइंट है कोपार्सनरी का।
कोपार्सनरी का डिफरेंस समझाने से पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कोपार्सनरी का मतलब क्या है। कोपार्सनरी का मतलब है ऐसे लोग जो कि एक साथ जॉइंट प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हो एक फैमिली के अंदर। ठीक है, तो मिताक्षरा स्कूल ने क्या बोला, ओनली मेल मेंबर्स कैन बी अ कोपार्सनर, मतलब कि केवल मेल मेंबर ही प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं। मिताक्षरा स्कूल के अकॉर्डिंग जो फीमेल्स थी वो प्रॉपर्टी होल्ड कर ही नहीं सकती थी, मतलब देवर इनकेपेबल टू होल्ड प्रॉपर्टी, ये मिताक्षरा स्कूल में बोला गया। तो ओनली द मेल मेंबर्स आर अ पार्ट ऑफ कोपार्सनरी। वेयर एज दयाभगा की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल्स आर अलाउड, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कोपार्सनरी में मेल फीमेल सब लोग हो सकते हैं, मतलब इन्होंने जेंडर बेस्ड नहीं डिफ्रेंसिएशन किए, इन्होंने बहुत सिंपल डिफ्रेंसिएशन रखे, सिंपल रूल्स ऑफ सक्सेशन रखे। ठीक है, अब हम अगला टॉपिक पढ़ते, अगला जो हमारा बेसिस ऑफ डिफ्रेंसिएशन है वो है पार्टीशन। ठीक है, हमने मिताक्षरा के अंदर पढ़ा कि एक लड़के को पैदा होते से ही वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाता है उस प्रॉपर्टी के अंदर। तो जब उसे वेस्टेड इंटरेस्ट मिल जाता है तो वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब ही ये है कि जैसे ही वो उस प्रॉपर्टी को या उस वेस्टेड इंटरेस्ट को एंजॉय कर केवल एंजॉय नहीं होल्ड करने के काबिल होगा, इंडिया के अंदर उसकी एज 18 है, तो जैसे ही उस वेस्टेड इंटरेस्ट को होल्ड करने के काबिल होगा वो बच्चा, तो वैसे ही वो पार्टीशन भी मांग सकता है। वो चाहे तो वो उस प्रॉपर्टी को ओन कर सकता है पार्टीशन मांग के। सन कैन आस्क फॉर पार्टीशन। वेयर एज दयाभगा के अंदर हमने पढ़ा कि बाय डेथ प्रॉपर्टी का जो राइट है वो मिलता है। तो जब फादर की डेथ होगी उसके बाद ही बच्चे का राइट डेवलप होगा। इसका यहाँ पे जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके पास पैदा होने की वजह से राइट नहीं है, उसके पास राइट तब आया जब उसके फादर की डेथ हुई। ठीक है, तो इस वजह से पार्टीशंस कैन नॉट बी डन। जब उस आदमी उस बच्चे के पास, जो कि लड़का लड़की दोनों हो सकते हैं, उस बच्चे के पास उस प्रॉपर्टी में राइट्स ही नहीं है उसके फादर की डेथ से पहले, तो वो पार्टीशन कैसे मांगेगा। ठीक है, आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, मिताक्षरा के अंदर एक बहुत डिफ्रेंसिएशन बनाया गया था अच्छा सा, जिसके अंदर ये बोला गया एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो ऐसी प्रॉपर्टी जो कि बाप दादा की होती है, मतलब जो जनरेशन से जॉइंट फैमिली में चलती आ रही है। सेपरेट प्रॉपर्टी, सेपरेट प्रॉपर्टी वो है जो मदर की साइड से कोई मेल ओन करता है, मतलब उनको मदर की साइड से कोई प्रॉपर्टी मिली हो। एंड सेल्फ एक्वायर्ड, जो इंसान ने खुद से अपनी प्रॉपर्टी अपनी लाइफ टाइम के दौरान कमाकर खरीदी, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है सेल्फ एक्वायर्ड। तो मिताक्षरा ने 3 टाइप की प्रॉपर्टीज डिस्कस की और तीनों टाइप के लिए रूल्स अलग अलग थे। जब भी हम एंसेस्ट्रल की बात करते हैं तो एंसेस्ट्रल के ऊपर ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं कि बाय बर्थ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर राइट आ गया। जब भी हम सेपरेट की बात करते हैं तो सेपरेट के अंदर भी एक बाय बर्थ राइट क्रिएट होता है और साथ ही साथ सेल्फ एक्वायर्ड में भी राइट्स क्रिएट जो राइट्स प्रॉपर्टी में क्रिएट हो रहे हैं बाय बर्थ वो होते हैं। तो यहाँ पे मेन जो एक बात आती है वो ये आती है कि जब भी आपने हर तरीके की प्रॉपर्टी में बच्चे को राइट देने ही थे पैदा होते के साथ, तो आपने ये डिफ्रेंसिएशन क्रिएट ही क्यों किया। ठीक है, इन्होंने बोला कि आप मतलब इनको ये बोल के क्रिटिसाइज किया गया कि भाई आप ये डिफ्रेंसिएशन क्रिएट ही क्यों कर रहे हो, जब भी आप हर बच्चे को पैदा होते के साथ ही बाप की हर टाइप की प्रॉपर्टी में हिस्सा दे देते हो। इस केस के अंदर जो फादर हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को भले ही सेल्फ एक्वायर्ड हो भले ही सेपरेट हो, उसको एलियनेट नहीं कर सकता है किसी भी तरह से। तो ये पॉइंट यहाँ पे ये सिंपल ये बोलता है कि फादर के पास अपनी प्रॉपर्टी पर भी राइट नहीं है, उसका सन पैदा होते के साथ ही हर तरीके की प्रॉपर्टी में वेस्टेड राइट क्रिएट कर लेगा। वेयर एज दया भाग में ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं था। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं है कि हम डिस्टिंक्शन कर कर हम उसका कोई फ़ायदा भी नहीं ले रहे हैं। उन्होंने बोला कि जब भी हम सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी की बात करें या फिर हम
जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी की बात करें, वेस्टेड राइट है ही नहीं बेटे का। वेस्टेड राइट कोई चीज़ ही नहीं है दया भाग के अंदर। उन्होंने बोला चाहे सेल्फ प्रॉपर्टी हो, चाहे सेपरेट प्रॉपर्टी हो, चाहे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, हर टाइप की प्रॉपर्टी के अंदर क्या होगा कि जैसे ही वो इंसान मरेगा उसके बाद ही बच्चे का राइट क्रिएट होगा। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि फादर का एब्सोल्यूट राइट था उसकी प्रॉपर्टी पर, मतलब टिल द टाइम ही डाइज, उसके मरने तक उसके पास एब्सोल्यूट राइट था। वो चाहे तो अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बेटों से पूछे बिना एलियनेट कर सकता था। वेयर एज एक मिताक्षरा स्कूल के फादर के अंडर के पास ऐसा पावर नहीं था। वो एंसेस्ट्रल हो, चाहे सेपरेट हो, चाहे सेल्फ एक्वायर्ड हो, इस टाइप की प्रॉपर्टी, किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी को एलियनेट नहीं कर सकता था अपने बेटों से की परमिशन के बिना, या तो ये कह लीजिए, या फिर बेसिकली बात ये थी क्योंकि बेटों का वेस्टेड राइट है तो उनकी परमिशन कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड हो ही जाती है। तो यहाँ मिताक्षरा स्कूल के अंदर फादर के पास कोई राइट नहीं था और दया भाग स्कूल के अंदर फादर के पास एब्सोल्यूट राइट था। उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, सेपरेट प्रॉपर्टी है। अब हम अगला है विडोज राइट टू इनहेरिट। अगर एक लेडी है जिनकी मैरिज हो गई और मैरिज होने के बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, तो क्या उसे इनहेरिटेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिताक्षरा स्कूल ने बोला कि मिताक्षरा स्कूल ने, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उन्होंने तो यही बोल दिया कि एक औरत केपेबल ही नहीं है प्रॉपर्टी ओन करने के। ठीक है, तो इन्होंने हर तरीके से कोशिश की कि औरत के पास प्रॉपर्टी ना जाए। तो जब ही एक विडो है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, तो क्या उसे हस्बैंड की प्रॉपर्टी मिलेगी? कब मिलेगी, कौन सी सिचुएशन में? ओनली व्हेन हस्बैंड डाइज लीविंग नो मेल इशू। इशू का यहाँ पे मतलब बच्चे हैं, लॉ की लैंग्वेज में बच्चों को इशू बोला जाता है। ओनली व्हेन हस्बैंड डाइज लीविंग नो मेल इशू, कि उसका कोई मेल बच्चा नहीं हुआ था, एंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ब्रदर्स, कि उसने अपने भाइयों से पार्टीशन कर लिया और उसका कोई भी बच्चा नहीं था, उस मेल बच्चा नहीं था। केवल उसी कंडीशन में उसको वाइफ को प्रॉपर्टी में, विडो को प्रॉपर्टी का इनहेरिटेंस मिलेगा। अगर बेटा है तो ऑफ कोर्स उसको मिल जाएगा। मतलब वाइफ को इन्होंने, मिताक्षरा स्कूल ने सबसे लास्ट में रखा कि औरतों को तो वो प्रॉपर्टी देना ही नहीं चाहते थे। बेसिक बात ये थी। दया भाग स्कूल ऑन द अदर हैंड रिफॉर्मिस्ट थे। उन्होंने बोला कि विडो इज कंसिडर्ड एज द नेक्स्ट हेयर इफ नो मेल इशू इज देयर। मतलब कि अगर कोई लड़का, उनका बेटा नहीं है, अभी नहीं हुआ है, तो वाइफ को, मतलब कि विडो को नेक्स्ट इशू बोला, नेक्स्ट हेयर बोला जाता है, कि उसी का अगला राइट उसी का है। मतलब कि अगर एक हस्बैंड की डेथ हो गई है तो पहला राइट किसके पास होगा हस्बैंड की प्रॉपर्टी का? बच्चे पे, मतलब लड़के पे जो उनका बेटा है। और अगर बेटा नहीं है तो सेकंड राइट किसके पास है? वाइफ के पास प्रॉपर्टी का। डज नॉट डिपेंड इफ सेपरेटेड और जॉइंट। इसके अंदर ये ज़रूरी नहीं है कि उसके जो हस्बैंड थे वो अपने ब्रदर्स से सेपरेटेड होने चाहिए। अगर वो जॉइंट फैमिली में भी थे तो भी दया भाग की जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि वाइफ इज द नेक्स्ट हेयर इफ देयर इज नो मेल इशू। तो ये डिफ्रेंसिएशन यहीं पे ख़त्म होता है। कुछ छोटे मोटे डिफ्रेंसिएशंस और भी हो सकते होंगे। अगर आपको कुछ और समझना है, किसी और टाइप का डिफ्रेंसिएशन, तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको इसमें कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं इस सब्जेक्ट या फिर किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स के लिए। So thank you. That's all for today. Bye.